ओम नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। भगवान विश्वनाथ को कोटिशः प्रणति करते हुए भगवती गंगा, माँ अन्नपूर्णा, भगवान काल भैरव, जिनसे काशी अपने को व्यंजित करती है, उनको नमन करते हुए नागरी प्रचारिणी सभा के इस शुक्ल पक्ष में, जिसमें श्रीमान व्योमेश शुक्ल जी ने नागरी वृत्ति को फिर से लोक के सम्मुख उद्भासित करने का एक भव्य समायोजन किया है। इसमें मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति श्रीमान अजित कुमार चतुर्वेदी जी, भारत कला भवन के श्रीमान रूप रे चौधरी जी, अभी यहाँ से संचालन करते हुए श्रीमान कृपाशंकर चौबे जी, मंच पर विराजमान सभी राजकुमार आचार्यों के अधीन रह करके स्वयं को निर्मित करते हैं, पर इस मंच पर संयोग से राजकुमार जी ही आचार्य भी हैं। बहुत कम होता है जब राजकुमार आचार्य हो, आचार्य कोई और होता है, राजकुमार कोई और होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और व्योमेश जी तो हैं ही, इनकी अदा में कहें तो इनको अलग से क्या उद्धृत करें। सम्मुख शोभायमान काशी की विभूतियाँ, सभी सम्मान्य आचार्य, वरेण्य विद्वत मनीषी, शोधार्थी, बोधार्थी, विद्यार्थी, यहाँ उपस्थित आप सब, जो कुछ उपस्थित है संज्ञाएं उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं रही हैं। संज्ञाएं इतनी सक्षम भी नहीं रही हैं कि हम जो चाहते हैं सब कह सकें। हमने कभी सर्वनाम का सहारा लिया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना में गए हैं, और आप काशी के लोग भली भांति जानते हैं कि इन सब की भी अपर्याप्तता का विचार करते हुए अभिहितान्वयवादियों ने कहा कि ये सब भी काम नहीं करती, काम तो करती है तात्पर्य। तो आप समझें कि जो यहाँ विराजमान हैं उन सबसे मेरा तात्पर्य है। मैं नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भी मुझे लगता है कि मनसा मैं आप सबके प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करता हूँ, इस भाव के साथ कि जो सम्मुख विराजमान हैं उनमें से एक एक का नाम लेकर के उनके अवदान, उनके महात्म्य की दृष्टि से उनका उद्बोधन होना चाहिए। नागरी प्रचारिणी सभा को मैंने विद्यार्थी के रूप में हिंदी में परास्नातक की कक्षा में पहचाना, और इस रूप में पहचाना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के क्रम में जब साहित्य के विद्यार्थी होकर के आप प्रवेश करते हैं तो साहित्य लोक में पहुंचता हुआ जिस तरह लोक के साथ एकमेक हो जाता है, उसमें एक बड़ी चुनौती आपके सम्मुख होती है कि इसमें नागर क्या है और ग्राम्य क्या है। और हर बार नागरी होना कुछ बहुत ठीक ही हो ऐसा नहीं रह जाता। महात्माओं की बानियाँ, लोकोक्तियाँ, जीवन के बड़े गंभीर अर्थों की व्यंजनाएं करने वाली बहुत सारी बातें वो ग्राम्य होती हैं। और फिर आप काव्य के गुणदोष पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ग्राम्यत्व एक काव्य दोष है।
और भारत माता ग्राम वासिनी, यह भी हम पढ़ते हैं। और तब कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, इसलिए कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, तो ग्राम्यत्व का और नागरत्व का एक सहकार है जीवन में। और इस दृष्टि से नागरी वह है जो ग्राम्याओं को भी अपने आंचल की छाया में सहेज कर रख सके। नागरी प्रचारिणी ने ये किया है, इसलिए उसका बहुत अभिनंदन इस अवसर पर करते हुए उसके प्रकाशनोद्घाटन के इस आयोजन में जिन 3 प्रकाशनों का अभी यहाँ उद्घाटन किया गया, इस अच्छे समस्त पद को चुनने के लिए एक बार फिर से व्योमेश जी को बहुत बधाइयाँ, साधुवाद। आप जानते हैं उन्मोचन विमोचन बहुत दिनों से होते आए हैं, और जो नागर होते हैं उनका कार्य ही यही होता है कि हर बार किसी नई अदा के साथ, नई छवि और चमक के साथ उपस्थित हों। काशी में नागरी प्रचारिणी सभा है, इसकी कई युक्तियां हो सकती हैं, इसकी कई उत्प्रेक्षाएं हो सकती हैं, इसके कई गंभीर अर्थ हो सकते हैं। मैं उनमें बहुत विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि उनका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज जिन प्रकाशनों का उद्घाटन हुआ है उन्हें आप पढ़ेंगे तब उनके पीछे जो श्रम है और उनके प्रकाशित किए जाने की जो प्रयोजनवती दृष्टि है वो आपको स्पष्ट होगी। और उस विषय में यदि कुछ कहना होगा तो मैं समझता हूँ व्योमेश जी ज़्यादा ठीक से कहेंगे। मैं इस प्रकाशनोद्घाटन के अवसर पर काशी नगरी और नागरी काशी की कुछ बातें कहते हुए नागरी प्रचारिणी सभा के इस आयोजन के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करने भर के लिए खड़ा हूँ। चार छोटी छोटी पंक्तियों के एक बंद से मैं इस अवसर के प्रति अपना अपनी शुभाशंसा व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सुरम्य शब्दार्थ पीयूष सागरी। अब सागरी में कोई कठिनाई हो तो थोड़ा सा संस्कृत वांग में पलटने से आसानी हो जाएगी। सुरम्य शब्दार्थ पीयूष सागरी, सुराष्ट्र संवाद समर्थ नागरी, प्रचारिणी पुण्य सभा बने सदा, प्रकाशनोद्घाटन से प्रजागरी। ये आयोजन काशी के नागर भाव को और काशी की नागरिकता से विश्व की नागरिकता को दिव्य बनाए। काशी नगरी है। मैं निवेदन कर रहा था, जब काशी में नागरी प्रचारिणी सभा अस्तित्व में आती है तो व्योमेश जी उसके ऐतिहासिक संदर्भ आपको दे सकते हैं, सामाजिक संदर्भ दे सकते हैं, और जैसा कि उसके पेज पर बहुत सुंदर तरह से व्यक्त किया गया है कि इसे क्वींस कॉलेज के बरामदे में 3 छात्रों ने वहाँ और आपसे अनुमति मांग करके इस नागरी प्रचारिणी सभा की निर्मिति, इसके प्राकट्य के मूल में वासना शब्द का प्रयोग किंचित संकोच के साथ व्योमेश जी ने किया। तो मुझे लगता है कि कोई संकोच करने का अवकाश नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े आचार्य कहते हैं वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम। भुवनत्रय वासना से ही वासित है, और यह प्रवृत्ति से निवृत्ति तक का जो विज्ञान है वो उसी के द्वारा संचालित होता है। तो ये कहने में यदि हम अर्थ संकोच की जो कुंठा है भाषा विज्ञान में उसके बाहर निकल आएँ तो किसी भी आर्ष शब्द का निस्संकोच उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं है। काशी एक नगरी है, आप उससे परिचित हैं। नगरी किसे कहते हैं इससे भी आप परिचित हैं। मैं सोचता हूँ यदि आज हम नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशनोद्घाटन के आयोजन में काशी को नगरी न कहें, नागरी कहें तो कैसा रहे। काशी नागरी है, और आप काशी के लोग खूब जानते हैं कि नागरी किसे कहते हैं। तो नागरी वो है
जो प्रियतम को, जो प्रेमास्पद को, जो पति को वशीभूत करके रख सके। और ऐसे पति को जिसका पतित्व वैश्विक हो, जो विश्वपति है, जो विश्वेश है, जो विश्वनाथ है। तो जब आप महाकवि कालिदास को पढ़ेंगे और आपके ध्यान में आएगा शकुंतला को दिया गया उपदेश, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यादि। और यह कर लेने से क्या होगा? तो यह कर लेने से यह होगा कि अनेक पत्नियों का जो पति तुम्हारे प्रति कितना अवधान रखता है, इस चिंता के साथ तुम्हें जीना है, वह वशीभूत होगा। ये काशी के नागरी होने का वैशिष्ट्य है कि जिसको विश्वनाथ कहलाने का गौरव प्राप्त है, जिसको विश्वेश्वर कहलाने का गौरव प्राप्त है, वे विश्वनाथ सारे विश्व को लात मार करके केवल काशी के अंचल में सदा निवास करते हैं, कभी इसे छोड़ते नहीं। ये काशी को नागरी होना प्रमाणित करता है। जो विश्वनाथ है, जो विश्व है का विश्वपति है, वो विश्व का होगा, किसी एक का होकर कैसे रह सकता है? लेकिन ये काशी नागरी अपनी ऐसे वैशिष्ट्य की हमारे सामने एक छवि प्रकट करती है कि विश्वनाथ अविमुक्त होकर, आप जब काशीस्थ के पृष्ठ पलटेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी कैसे कहते हैं कि अविमुक्त का एक अभिप्राय यह भी है कि कथमपि कदापि विश्वनाथ इससे छूटते नहीं हैं, इसको छोड़ते नहीं हैं, और यहाँ बैठे इसी प्रतिज्ञा से हैं। नागरी प्रचारिणी सभा ने भाषा के संदर्भ में अभी कुछ संकेत व्योमेश जी ने किए हैं कि क्या क्या किया है, क्या क्या किया है, इसके साथ क्या क्या करना शेष है। इस ओर जब हमारा ध्यान जाएगा, जो ज़्यादा महत्व की बातें हैं, जो हुआ है उसका हम उत्सव मना सकते हैं, लेकिन जो होना बाकी है कुछ चुनौतियां हैं। भाषा के स्तर पर, बोध के स्तर पर, विमर्श के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर, मैं 4 आयाम उनके कहता हूँ: भाषा, बोध, विमर्श और व्यवहार। नागरी जब अपने विदग्धता के द्वारा, नागरी जब अपने वैशिष्ट्य के द्वारा, नागरी जब अपने समावेशन की योग्यता के द्वारा भारतीय बोलियों और भाषाओं के गौरव को आत्मसात करेगी, उन्हें भी अपने अंचल की छाया देगी, तो भाषा में जीने वाले जो मनीषी हैं, उनके सामने जो द्वंद्व हैं, उनका कुछ समाधान हमारे सामने आएगा। मैं इस अवसर पर इसे एक अपेक्षा की तरह कह रहा हूँ। एक समय था ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली इत्यादि की बातें चलीं, हिंदवी की, हिंदुस्तानी की, हिंदुई की, हिंदी की बातें चलीं, और वे लोग प्रणम्य हैं जिन्होंने उतने शब्दों के विकल्प में नागरी चुना। क्योंकि जिस समय नागरी प्रचारिणी सभा बनाते हुए नागरी शब्द का उपयोग किया गया होगा, इस एक शब्द के उपयोग के अतिरिक्त कई शब्द और उपस्थित थे जिनका उपयोग चल रहा था और किया जा सकता था। तो वे प्रणम्य हैं जिन्होंने नागरी उपयोग किया, क्योंकि इसी एक को छोड़ करके बाकी और कई प्रयोग थे उस समय। और इस एक ने, नागरी कहने का अर्थ केवल नगर और निपुणता से बाहर निकलकर, इस अर्थ में जिसका मैंने एक संकेत अभी किया और जिसको रीतिकाल में, काव्य शास्त्र में और पुराणों में कई बार देखा गया है, और जो शिव और शिवा के यहाँ देखा जाता है, उसको पहचानते हुए और एक वाक्य जोड़ते हुए कि शिवा और शिव में जो नागर और नागरी का भाव है, और जिस भाव ने काशी को इतना विशिष्ट बनाया है। मैं एक आपके मुखपत्र के कुछ पन्ने कल पलट रहा था और मेरा उस पर ध्यान गया, तो मुझे लगा कि मैं आप सबका भी ध्यान दिलाऊं। उसके पहले ही आलेख में
इकबाल के एक शेर की पंक्ति से उसका शीर्षक बना है। तो जो हमारी नागरी वृत्ति है उसे क्या करना शेष है। जब हम उसमें पढ़ते हैं है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, और हम खुश होते हैं, एक लंबा आलेख है उसमें कई तरह की बातें हैं, तब एक प्रश्न उपस्थित होता है, काशी के राम इमाम हैं क्या? काशी है जिसने विश्व के बड़े चिंतन में वैश्विक फलक पर रामत्व को परिभाषित किया है। अहम भवन नाम अग्रणन कृतार्थो वसामि काश्याम अनिशम भवान्या मुमूर्षमाणस्तरणाय दिव्यम ददामि मंत्रम तव राम नाम। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। और जिस श्री राम के ब्रह्मत्व के प्रमाण स्वयं शिव हैं, उस काशी के राम कम से कम इमाम नहीं हैं, वे होंगे तो रब्बुल आलमीन होंगे। तो जब हम इस बात पर बहुत मुग्ध होते हैं कि एक शायर ने देखो देखो राम को स्वीकार किया है, राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज बेशक है, पर इमाम होने को लेकर नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये जिम्मेदारी भी नागरी की है। जो तुलसी ग्रंथावली के प्रामाणिक प्रकाशन पर काम करने वाली संस्था है, उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि तुलसी की वैचारिकी की प्रामाणिकता कहाँ जाकर टिकती है। एक और संदर्भ लेते हुए मैं, मुझे लगता है, पूरा करूँगा। उसी में एक संदर्भ और मिलता है जिसमें कहा जा रहा है कि इस बात का कोई ठीक पता नहीं है कि रामलीला का प्रारंभ पहली बार कहाँ से हुआ, और होते होते वो अपने पहली बार को खोजते हुए थाईलैंड की धरती में जाकर के खो जाती है बात। तब मुझे लगता है कि यहाँ भी फिर से और परिश्रम करने की वांछा है। हरिवंश पुराण के पृष्ठ पलटने पड़ेंगे, जहाँ द्वारिकाधीश के दरबार में और उनके समकालीन राजाओं के दरबार में लोक रंजन और लोक शिक्षण के लिए रामलीला का मंचन होता है, जिसके प्रशस्त प्रमाण उपस्थित हैं। और उसमें भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक श्री राम बनते हैं। तो ये भी हमारा दायित्व है। और नागरी केवल भाषा पर नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि बोध पर, विमर्श पर और व्यवहार पर भी, और उसके साथ ही कुछ रूढ़ियाँ जो चली आ रही हैं उन पर भी उस तरह फिर से मुखर हो जिस तरह जब ये स्थापित हुई थी तब मुखर थी। और पूरा भारतवर्ष और भारत के बाहर का समाज भारत की बोध वृत्ति की ओर देखते हुए नागरी प्रचारिणी सभा की ओर देखता था। इस आयोजन के प्रति, व्योमेश जी की सुरुचि के प्रति, उनके साथ कार्य कर रहे सब लोगों के मनोयोग के प्रति भूरिशः अपना सद्भाव अहोभाव व्यक्त करते हुए इस प्रकाशनोद्घाटन की बहुत सी बधाइयाँ देते हुए मैं बहुत विनम्र भाव से ये आग्रह करूँगा कि भाषा और वर्तनी के परिष्कार के साथ ही साथ बोध और विश्वास के परिष्कार तक ये यात्रा आगे बढ़े। जिस बात की प्रतिज्ञा के साथ इसकी स्थापना हुई, काशी केवल भाषिक प्रत्ययों और चतुराई की नहीं, काशी एक विश्वास की प्रतिष्ठा करने की नगरी है। और इस विश्वास की प्रतिष्ठा करने का बल ये है कि सारे विश्व में मृत्यु अमंगल और दुख है, काशी में मृत्यु मंगल और उत्सव है। क्योंकि काशी ने जीवन की सनातनता के विश्वास को इस तरह स्थापित कर दिया है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे जीवनावधि में प्रवेश करते हुए हम कोई व्याघात अनुभव नहीं करते। काशी का वैशिष्ट्य ये है कि जो विश्वेश भगवान शिव की नगरी है, यह नगरी ये नहीं कहती कि यहाँ के लोग शिव शिव कह करके मुक्त हो जाते हैं। यह नगरी कहती है यद्यपि यहाँ के लोगों की मुक्ति में शिव का अनुग्रह कारक है,
पर शिव भी यहाँ के लोगों को मुक्ति देने के लिए उनके कान में राम नाम सुनाते हैं। ये जो अकुंठ भाव काशी का है, ये जो विश्वास वृत्ति काशी की है, इसने पीढ़ियों से अपने गोद में महामांगल्य और महाश्मशान दोनों को एक में एक करके संभाल रखा है। मैं पहले इस पर कई बार बोल चुका हूँ कि काशी के विश्वास का बल ये है, केवल तुलसीदास यहाँ ब्रह्म राम कह करके तृप्त नहीं होते, बल्कि सभी पारंपरिक स्थापनाओं को ललकारते हुए अक्खड़ कबीर भी यहाँ ब्रह्मत्व के वाचक शब्द के रूप में राम का ही व्यवहार करने में संतुष्ट होते हैं। तो ये काशी की अभिरामता, ये काशी का विश्वास है कि उसके एक हाथ में बुद्ध और उसके एक हाथ में शंकराचार्य, और काशी दोनों को समान रूप से उद्भासित करती है। दुनिया कहती है ये दो विरुद्ध दर्शन हैं। काशी तो इसलिए काशी है कि यहाँ सभी विरुद्ध आकर एक साथ होने का महोत्सव कर सकते हैं, और काशी अपने विश्वास के बल पर किसी एक विचार से आंदोलित नहीं होती, विचलित नहीं होती, विक्षिप्त नहीं होती। नागरी प्रचारणी सभा काशी के इस काशी भाव का महोत्सव विश्व तक ले जाए, इस बात की मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। जय सिया राम।